भाई हेडिंग डालिए रोलिंग। एक रोलिंग डाल लो हेडिंग। हाँ अभी जो है रोलिंग में डालना, रोलिंग कट कर दो, हेडिंग डालो रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। गायरेशन क्या है, हेडिंग डालो ये रेडियस ऑफ गायरेशन। हेडिंग ये डालो रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसमें, जरा ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान सुनिए ताकि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। जैसे कोई एक ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, सर दिस इज मास m1 हैविंग रेडियस r1, मास m2 हैविंग रेडियस r2, मास m3 हैविंग रेडियस r3। बेटा आप सब शांत हो जाओ तो आगे बढ़े। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या लिखने वाले हैं हम लोग। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, नहीं सुनिए सुनिए अभी केवल सुनो। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस of a point where whole mass of the body assumed to be concentrated from the axis of rotation। ठीक है ना, बात समझ आ रही है, फिर से सुनना। it is the distance of the point where whole mass of the body assumed to be concentrated from axis of rotation। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जब आप उसको रोटेट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास जो है किसी एक पॉइंट में ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड समझ में आएगा, और उसी पॉइंट का उस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो जैसे हम लोग इसको करेंगे, कैसे डिराइव कैसे करेंगे, सर वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इफ पार्टिकल्स हैव आइडेंटिकल मास, तो अगर आइडेंटिकल मास है तो क्या होगा, m कांस्टेंट हो जाएगा, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। और अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेना तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसा कि आपने बोला है कि अगर सारी बॉडी का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है और रेडियस इसकी k है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये भी लिख सकते हो, वी कैन राइट हियर, हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू स्मॉल m इंटू के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर अगर एक पार्टिकल का मास 1 kg है तो 100 पार्टिकल्स का मास कितना होगा, 100 kg। तो वैसे ही 100 पार्टिकल्स 1 kg इंटू 1 kg, इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मास से मास कैंसिल हुआ, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर डॉट 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 अपॉन n। तो k की वैल्यू क्या आ गई
r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर डॉट 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 अपॉन n। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए तैयार हुआ कितना, तो हम लोग एक ये भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑल पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर से एक बार सुन लो आंख कान खोल करके। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated during rotation and it is the distance between that point from axis of rotation। हमारी बात समझ में? ड्यूरिंग रोटेशन जिस पॉइंट पे उस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट से उस एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। पहली बात समझ में आई? ओके। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो पूरी बॉडी का मास हमको पता है और डिस्टेंस के पता है, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और अगर हमको सारे पार्टिकल्स गिवन है और सबकी डिस्टेंस गिवन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो बेटा। अगर सारे पार्टिकल का मास हम लोग आइडेंटिकल कंसीडर कर लें तो ये m तो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। दोनों को इक्वल लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख दिया। अब बेटा ये बताओ, एक पार्टिकल का मास है स्मॉल m और यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मास को क्या n इंटू m लिख सकते हो? m से m कैंसिल हुआ, n नीचे डिवाइड हुआ, अंडर रूट लगा दिया, आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या दिख रहा है हमको? रेडियस ऑफ गायरेशन दिख रहा है रूट मीन स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं पता है ना? रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आ गया? कितने बच्चे इनको समझ में नहीं आया? सर अगर सर नंबर ऑफ रेडियस और पॉइंट ऑफ मास सर इनफाइनाइट है तो सर क्या रखेंगे सर? क्या नंबर ऑफ रेडियस इनफाइनाइट हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स? सर नंबर ऑफ मासेस, पॉइंट ऑफ मासेस और रेडियस इनफाइनाइट हो जाए सर। नहीं, इनफाइनाइट क्या, कोई भी आप रिजिड बॉडी लेते हो तो उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो होते हैं लेकिन रेडियस इनफाइनाइट नहीं होती, रेडियस इनफाइनाइट नहीं होगी। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या थी? रिजिड बॉडी की डेफिनेशन थी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स which are distributed along the all the particles in the body। हाँ, और कोई बात बताएं? कोई प्रॉब्लम? हाँ, और बताइए इधर कोई डेफिनेशन लिखवा दें। चलो लिखो, लिखिए। हाँ, डेफिनेशन पहले लिखो। हाँ बोलो। नहीं, अब सुनिए हो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा क्या ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास में होगा? तो बेटा रोटेशन हो रहा है, ड्यूरिंग रोटेशन सेंटर ऑफ मास पॉइंट वो नहीं होगा, क्योंकि अब रोटेट हो रहे हैं ना, तो रोटेशन में उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉइंट मतलब जहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है वो पॉइंट होगा अलग, वो सेंटर ऑफ मास नहीं है। ठीक है? रोटेशन के समय सर सेंटर ऑफ मास डिफाइन नहीं होगा। रोटेशन के दरमियान अच्छी तरह देखना, मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं क्या करता हूं, कोई भी एक नॉर्मल चीज लेता हूं, ठीक है ना, जो कि शिफ्ट हो सकती है, जैसे मान लो क्या मैं क्या करूं, एक बलून के अंदर बहुत सारी टॉफियां भर दूं मैं, ठीक है ना। और जब मैं अभी देखूंगा यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि उस समय नॉर्मली सेंटर ऑफ मास उसका अलग होगा, लेकिन अगर मैं उसको रोटेट करवाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा, उसका सेंटर ऑफ मास तब का और रेस्ट वाले का अलग अलग होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है ना। मतलब कहना क्या चाहता है, अगर पूरी बॉडी का एक मास लेकर के कुछ सर्टेन डिस्टेंस में हम लोग ले लेते तो जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता वो इस ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता। वो डिस्टेंस तुम्हारी क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। आ गई बात समझ में? नहीं, चलो और आसान करते हैं इसको। जो इस पूरी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतने ही मास को कौन सी ऐसी डिस्टेंस में रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए, जो वो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बात समझ आई? नहीं आई अभी भी? क्लियर है ना? हाँ, फिर से सुनो। सपोज 10 किलो का मास था ये, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आया, कैसे आया? यहां से आया, ठीक है। अब अगर आप 10 kg का एकदम पॉइंट मास ले लें, उसको कितनी डिस्टेंस में रख करके रोटेट करवाएं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जितना आ जाए, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ गायरेशन। अब समझे नहीं समझे? अभी समझे नहीं समझे?
हाँ, मास मतलब अभी जैसे इसका 10 kg था और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया, तो अब उसी 10 kg को कितनी डिस्टेंस में रख करके हम उसको घुमाएं कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आए, 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर निकल के आए, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी। चलो लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज लिखेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लिखो लैंग्वेज, लिखो लैंग्वेज, बताता हूँ लैंग्वेज तो लिखो, लिखिए whenever any object is rotated about an axis, whenever any object is rotated about an axis, then radius of gyration is defined as the distance from the axis of rotation, the distance from the axis of rotation to the axis of rotation to the point where whole mass assumed to be concentrated. ठीक है ना, ब्रैकेट whole mass assumed to be concentrated. क्लियर है। ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास तो यहां पे भी लाई हो सकता है ना, लेकिन जब रोटेशन करवा रहे हैं तो अगर इसी ऑब्जेक्ट को एक छोटे से पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें तो उसको कितनी दूरी पे रखें, वो डिस्टेंस जो होगी जो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रही थी पहले ऑब्जेक्ट की जितना। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? पहले सपोज ये हमारी ऑब्जेक्ट था तो इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कुछ दिया, अगर इतने ही मास को मैं यहाँ पे रख दूंगा और इसको घुमाऊंगा तो वो भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ इनर्शिया। अब आ गई बात समझ में, ठीक है। और अब देखो जरा इसको देख लो, नोट कर लो, ये तो डेरिवेशन तो आ गया होगा ना। चलिए डेरिवेशन नोट कर लो। आप कह रहे थे पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सर वो तो सेंटर ऑफ मास के साथ फील्ड निकलेगा। चलो देखो मैं बार बताता हूँ, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये निकला, हमने क्या किया, इसी पूरे मास को यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेट कर लिया और अब इसको भी घुमाया जा रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ये आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये आर जो होगा क्या कहलाएगा, आप समझे। चलो अभी फिर से मैं यार आपको यहाँ पे लिखनी है बेटा, सुनिए। अब इसको देख के एक चीज और लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज, लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज, रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। Radius of gyration is also defined as the root mean square of the distances from axis of rotation. Root mean square of the distances of the particles from axis of rotation. तो देखो भाई जितने पार्टिकल्स की डिस्टेंसेस थी उन सभी का क्या गिवन है, रूट मीन स्क्वायर गिवन है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब जरा देखो मैं तुमको बताता हूं कि आखिर ये होता क्या है, जैसे ध्यान से सुनना बेटा। सीधे अगर आपको कभी भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़े तो कैसे करोगे, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे आप सबको पता है बेटा ये रॉड है, क्या है ये रॉड। तो अगर किसी रॉड को सेंटर के अलोंग आप रोटेट करवाते हो, जिसकी लेंथ कितनी गिवन थी, एल लेंथ गिवन थी,
और मास कितना गिवन था, m था। तो ICM कितना होता है, जो मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। खुशी दुबे, रॉड का सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्या होता है, ml²/। अब ये तो आया। अब कहोगे सर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे? तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आपको I = mk² रख देना है। और जैसे ही आप यहां पे रख दोगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो mk² = ml²/12। m से m कैंसिल, ये की वैल्यू आ गई ये। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस रॉड। नहीं आया? श्योर, कंफर्म? तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? किसी के लिए भी हो, सॉलिड स्फीयर के लिए चाहिए, सॉलिड स्फीयर के लिए कैसे होगा, 2/5 mr² होता है ना। तो बस इसको क्या करेंगे, mk² के बराबर कर दो। देखो भाई, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना आई थिंक आसान है आपके लिए, देख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। करते हैं अब हम लोग बात करते हैं रोलिंग की। रोलिंग तो क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो, रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनना कैसे। तो बेटा ध्यान से देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता था, यार ये बात बहुत करते हो तुम लोग। ट्रांसलेटरी मोशन में सर हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, देखना, यानी सेंटर पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी यही, बॉटम पॉइंट है इसकी वेलोसिटी भी वही, कोई रैंडम पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी वही, और कोई टॉप मोस्ट पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी भी। ये था ट्रांसलेटरी मोशन। आया समझ में। रोटेटरी मोशन में क्या था, तो रोटेटरी मोशन में क्या था सर, ऐसे जब आप रोटेट करेंगे तो जब ये पहिया घूमेगा तो घूमने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी तो देखो इधर आएगी vr, अपर वाले पार्ट की वेलोसिटी इधर आएगी vr, ऐसे घुमाओगे तो r रेडियस में जो कोई पॉइंट p है उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी vr, और सेंटर पॉइंट की कोई वेलोसिटी रहेगी नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? ये देखो, ये मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट A, सेंटर पॉइंट O, B, और ये कोई रैंडम पॉइंट है P। देखो कोई रैंडम पॉइंट है P, सेंटर पॉइंट है O, बॉटम पॉइंट है B, और ये पॉइंट है A। अब कॉम्बिनेशन देखना बेटा, कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ सर, सेंटर में तो रोटेटरी तो नहीं है लेकिन हाँ ट्रांसलेटरी जरूर है, तो ये ट्रांसलेटरी अपना इफेक्ट देगा, बोलो देगा नहीं देगा, क्लियर है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर VT तो रहेगा ही रहेगा, मतलब अगर कॉम्बिनेशन है तो हर पॉइंट में VT अपना काम करेगा। बोलो भाई आ रहे नहीं आ रहे, कंफर्म है।
लेकिन रोटेटरी अपना काम कैसे कर रहे हैं देखते हैं। सर VR तो इसकी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहां पे VR देखो, यहां पे VR तो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहां पे VR इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहां पे तो कोई VR है ही नहीं, VR की वैल्यू है 0। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? कंफर्म बात समझ में आ रही? तो हम क्या देख रहे हैं, फिर से देखना रिजल्टेंट क्या होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा वो ये V इस डायरेक्शन में जाएगा और ये किसका है, पॉइंट P का है। ये ट्रांसलेटरी मोशन, ये रोटेटरी मोशन, या जिसको हम लोग रोटेशन बोल सकते हैं, दिस इज द रोलिंग। फिगर समझ में आया? फिर से एक बार देख लेना। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कोई रोटेशन नहीं, सीधे सीधे आगे बढ़ जाएगा। एग्जांपल आपने देखा था, कोई भी इस पॉइंट को लेकर के ऐसे मूव करा लो, हर पॉइंट देखो सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। रोटेटरी मतलब जैसे फैन रोटेट करता है अपनी एक्सिस के लॉन्ग, तो आपने पढ़ा है V = R ओमेगा। अगर ये ओमेगा से स्पीड घुमाओगे भी तो जिसकी जैसी रेडियस होगी, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो वेलोसिटी दे देगा। जैसे यहाँ पे इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगी। इन पार्टिकल्स की देखो वेलोसिटी, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी रोटेशन की वजह से। तो अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो A और B देखो, है ना, आए कि नहीं है? और दोनों अपर पॉइंट में क्या होगा, डबल स्पीड हो जाएगी। और ये देखो इस पॉइंट में दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है और सेंटर को केवल VT से चल रहा है। और ये इसका एग्जांपल कौन सा है सर? इसका एग्जांपल है कार का पहिया। जब कार का पहिया चलता है तो वो क्या है, रोलिंग है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप साइकिल को मेन स्टैंड में खड़े कर दीजिए और आप पहिया घुमाते रहिए तो वो क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोलिंग, रोटेशन। क्या है वो? लेकिन जब आपका पहिया और साथ में चलने लगे तो देखो एक्सेल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और हमारे जो टायर हैं उसमें जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, जैसे ये B पॉइंट है ना, तो रोलिंग की खास बात होती है स्पीड ऑफ कांटेक्ट पॉइंट इज 0। स्पीड ऑफ कांटेक्ट पॉइंट इज 0। क्यों होता है? क्योंकि सर जो ट्रांसलेटरी स्पीड होती है वो रोटेटरी स्पीड के बराबर हो जाती है और जिससे क्या होता है, उस कांटेक्ट पॉइंट की स्पीड 0 होती है और इसी वजह से इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है इनके बीच में। और मैंने आपको याद करिए बताया था, फ्रिक्शन जब पढ़ाया था कि हम लोगों के टायर सर्कुलर ही क्यों होते हैं, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होते? क्योंकि रेक्टेंगुलर में स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, वो ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन के कम होने का क्या रीजन होता है? क्योंकि सर कांटेक्ट पॉइंट में कोई रिलेटिव स्पीड है ही नहीं। तो जब कांटेक्ट पॉइंट में कोई रिलेटिव स्पीड होगा नहीं, जो हमारा पहिया है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इस वजह से कोई स्पीड वहां पे फ्रिक्शन वो वाला नहीं आता, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे कौन सा आता है, रोलिंग फ्रिक्शन आता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्यों आया? तो रोलिंग फ्रिक्शन आने का रीजन ये होता है ओवरकम, जो ये हमारा अगला पॉइंट अर्थ उसको दबाता है ना, क्या बोलते हैं, आगे आने वाली मिट्टी को। बोले भाई ये जैसे आप आगे मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट अपने आसपास मिट्टी को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? बोलो बात समझ में आ रही है? तो उस समय वहां पे जो फ्रिक्शन आ रहा है वो रोटेशन की वजह से आ रहा है, उसीलिए उसको नाम दिया गया था रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0। तो रोलिंग की आप खास बात क्या देखोगे, पॉइंट क्या लिख लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, ड्यूरिंग रोलिंग मोशन स्पीड ऑफ कांटेक्ट, स्पीड एट कांटेक्ट पॉइंट इज 0। स्पीड एट कांटेक्ट पॉइंट इज 0। क्यों? ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है और ये क्या करेगा, प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। कोई कह सकता है कि सर क्या जरूरी है VT VR के इक्वल? किसी के दिमाग में ही आया? नहीं आया? किसके आया? चलो इनके अगर आया है तो मैं इनका एग्जांपल भी देता हूं। तो वो केस क्या होगा, प्योर रोलिंग का नहीं होगा। वो केस प्योर रोलिंग का नहीं होगा। और एग्जांपल देता हूं कैसे। जैसे अगर आप टायर लें या फिर कोई ऐसा रिंग टाइप का लें और रिंग टाइप का लिया, आप उसको दो तरीके से फेंक सकते हो। एक तो आगे की तरफ रोटेशन ज्यादा दे दो और स्पीड कम दे दो। तो
तो टक 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 करते जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद वो प्योर रोटेशन शुरू करेगा, प्योर रोलिंग शुरू करेगा। या फिर आप किसी पहिए को लीजिए और उल्टा करके ऐसे घुमा दीजिए, तो क्या होगा, टक 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 करते हुए जा रहा है और फिर उसके बाद तेजी से मूव करके आएगा। तो जब तेजी से मूव करके आएगा ना, वो होगा प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो न्यूमेरिकल से बहुत जबरदस्त बनती है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए प्योर रोलिंग क्या होता है, ट्रांसलेटरी स्पीड और रोटेटरी स्पीड दोनों बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कांटेक्ट पॉइंट की स्पीड 0, सिंपल। और आपको प्योर रोलिंग के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, प्योर रोलिंग्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इसको नोट कर लो पहले।